नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब। आज की अगली कक्षा में हम सब पढ़ने जा रहे हैं जैक डीएलएड या बीएड किसी भी विषय में पढ़ाए जाने वाले फाउंडेशन 2 और टीचर्स ट्रेनिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। आई होप दैट और आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि बिना इस विषय में पारंगतता हासिल किए हुए कोई भी व्यक्ति एक अच्छा प्रभावशाली शिक्षक या शिक्षिका नहीं बन सकते हैं। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान के तहत आज जो हमने टॉपिक उठाया है वह है अधिगम। मेरा शायद यह मानना है कि आधे से अधिक, चाहे वो प्रशिक्षु हो चाहे वह शिक्षार्थी हो, उनमें यह शंका रहती है कि अधिगम क्या होता है, और यह बार बार पूछा जाने वाला सवाल भी है अधिगम। और दूसरा टॉपिक है शिक्षण। आप जो पढ़ाते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, उसे शिक्षण कहते हैं, उसे पढ़ाना कहते हैं, इंग्लिश में टीचिंग। और बच्चे जो सीखते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उसे सीखना या अधिगम कहते हैं, लर्निंग। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अधिगम, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषता, प्रभावशाली अधिगम के क्या क्या उपाय होते हैं, अधिगम के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस टॉपिक को। ध्यान से देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप PDF को लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए ध्यान से देखिए, पेपर पेन लेकर बैठिए और सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। अधिगम, इसका परिचय समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नित्य प्रति कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि, परिवर्तन व संशोधन करते हैं। सीखने की इस प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि जब हम कुछ नया चीज़ जो सीखते हैं या कोई अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। मतलब कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शारीरिक रूप से नहीं, दरअसल मानसिक रूप से होती है। सीखना मतलब अपने व्यवहार में किया जाने वाला परिवर्तन। यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। हमने पढ़ा भी है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। अब इसकी कुछ अर्थ व परिभाषाएं देख लेते हैं। सीखना अर्थात अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। मतलब कि आपने कुछ करते हुए देखा किसी को, वह एक स्थिति थी, और उस स्थिति में जब आप स्वयं आते हैं तो आप भी उसी प्रकार की अगर प्रतिक्रिया देते हैं तो वही प्रक्रिया है कि आपने सीख लिया है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण देकर के मैं बताना चाहता हूँ कि एक बालक अपने हाथ में आम लिए चला जा रहा है और रास्ते में एक भूखा बंदर पेड़ पर बैठा है। वह अचानक से लड़के के हाथ से उस आम को छीन लेता है। लड़का आगे जाकर एक दुकान पर रखे आम को देखता है। वह वहाँ के मालिक से हाथ फैलाकर आम मांगता है। यहाँ बंदर द्वारा आम छीनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि बंदर एक जानवर है और उसने क्या किया कि उसे भूख लगी तो उसने छीन लिया। परंतु बालक द्वारा हाथ फैलाकर दुकानदार से वह आम मांगना जो है ना, यह एक सीखी हुई प्रक्रिया है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमें कुछ चीज़ चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। तो स्किनर महोदय, BF स्किनर महोदय ने, देखिए सबसे पहले मैं इनके बारे में बता देना चाहूँगा कि BF स्किनर महोदय को ही शिक्षा जगत में यानी एजुकेशन में साइकोलॉजी को जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एक तरह से कहें तो BF स्किनर को माना जाता है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह एक परिभाषा है। क्रो के अनुसार सीखना अर्थात अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो समझा आपने। अब इस प्रकार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। तो हमने अभी देख लिया कि सीखना या अधिगम क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह सार्वभौमिक है, यह विकास की प्रक्रिया है, यह अनुभवों का संगठन है, यह एक उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण कार्य है। बात को समझिए ध्यान से कि सीखना या अधिगम जो ना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
यह सार्वभौमिक अर्थात हर जगह पर है। यह विकास की प्रक्रिया है, इसमें बदलाव होता है और नृत्य प्रति पीछे वाले से आगे वाला में बदलाव जो होता है वह पॉजिटिव यानी सकारात्मक होता है। यह अनुभवों का संगठन है, हम जो भी सीखते हैं वह हमारे अनुभवों का ही देन होता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण कार्य है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके पीछे उसका कुछ न कुछ मकसद जरूर होता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। अब हम देखते हैं कि प्रभावशाली अधिगम के क्या क्या उपाय होते हैं। प्रत्येक शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि बच्चों को अधिगम के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न की जाए। देखिए, आप पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे में अगर रुचि ही नहीं है पढ़ने के लिए तो फिर आपका शिक्षण बेकार है, बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो पहले कोशिश करना है आपको कि बच्चे को उस पढ़ाई के प्रति रुचि जगाया जाए, और रुचि जगाने के लिए हम एक सिद्धांत का रुचि का सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आज के दौर की जो शिक्षा है यह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ऐसा बनाया गया है कि रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, हम शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए ताकि शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षकों को अधिगम को प्रभावशाली व उन्नत बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कौन कौन सी बातें हैं। बच्चों में शिक्षण उद्देश्य या सीखने की इच्छा का विकास, बच्चों को उनके अधिगम की प्रगति और परिणामों का ज्ञान देना। टेस्ट लीजिए, टाइमली टेस्ट में उसको A+, B+ नंबर देते रहते हैं तो पता चलते रहता है बच्चा और इनकरेज होता है, प्रोत्साहित होता है। अब कोई तटस्थता नहीं होनी चाहिए, माने कि ये नहीं कि बच्चा बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, बच्चा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो रहा है, आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे के ऊपर। तो बच्चे में प्रतिद्वंद्विता एवं सहयोग की भावना का विकास। प्रतिद्वंद्विता, अब इस प्रतिद्वंद्विता को आप नकारात्मक रूप में मत लीजिएगा। प्रतिद्वंद्विता कहने का मतलब ऐसा कंपटीशन पैदा करना है बच्चों में कि वह अरे वो 10 नंबर लाया है तो चलो हम उससे 1 नंबर अधिक लाएंगे, तो उससे हम 2 नंबर अधिक लाएंगे। तो कुछ इस तरह की भावना, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े वाली प्रतिद्वंद्विता। लगातार अभ्यास सीखने में सहायक होता है। प्रत्येक अध्ययन सत्र की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए। अधिगम के प्रति ध्यान, रुचि एवं उत्साह पैदा करना। बच्चों में अधिगम के दौरान पुरस्कार एवं दंडित करना चाहिए। तो देखिए, पुरस्कृत और दंडित करना यही जो है ना पुनर्बलन प्रक्रिया है। पुनर्बलन कौशल का उदाहरण है। अधिगम के नियम व सिद्धांत के बारे में हम यह देखते हैं। नियम अथवा सिद्धांत क्या होता है, पहले जानिए। नियम अथवा सिद्धांत उसे कहते हैं जिस पर चलकर या जिन बातों का पालन करके हम किसी प्रक्रिया अथवा उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। अधिगम के नियम अथवा सिद्धांतों के विषय में रायबर्न महोदय ने लिखा है कि यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। क्या लिखा है कि यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। समझें, मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है अधिगम के साहचर्य सिद्धांत एवं अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। अब ध्यान से समझिए, साहचर्य सिद्धांत क्या है। साहचर्य सिद्धांत वाले मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तेजक तथा प्रभाव से उत्पन्न अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसका आधार पुनर्बलन होता है। जैसे मतलब समझिए कि इसको क्या कहे, उत्तेजक किसी भी चीज़ को देख करके जो आप प्रक्रिया देंगे तो वह चीज़ जो है ना उत्तेजक है आपके लिए। जैसे कुत्ता भोजन को देख करके क्या करेगा, लार टपकाएगा, तो भोजन उसके लिए उत्तेजक है। अब उत्तेजक हो गया। अब जो आप प्रक्रिया देंगे वह अनुक्रिया है। इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है उसका आधार पुनर्बलन है। मतलब कि अगर बच्चे को बार बार पुनर्बलन करते रहा जाए उसका उत्तेजक के प्रति तो वो अनुक्रिया देने लग जाता है। इससे उत्तेजना व अनुक्रिया के बीच अस्थायी संबंध बनता है। स्नायु संस्थान में यही बंधन व्यवहार परिवर्तन या नवीन व्यवहार सीखने में सहायक होता है। हमारे शरीर के अंदर में जो केंद्रीय नाड़ी व्यवस्था है उसे ही स्नायु संस्थान कहा जा रहा है, और यही जो ज्वाइंट होता है दोनों के बीच में, यह व्यवहार परिवर्तन या नवीन व्यवहार सीखने में सहायक होता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हो गए, थर्नडाइक का सिद्धांत आपने पढ़ा भी है। थर्नडाइक का सिद्धांत जिसमें थर्नडाइक महोदय ने क्या किया था, बिल्ली का प्रयोग किया था। पावलोव महोदय ने कुत्ते का प्रयोग किया था और स्किनर महोदय ने चूहे का प्रयोग किया था।
तो ये 3 सिद्धांत हमें पढ़ने भी हैं। इन तीनों सिद्धांतों को लेकर के भी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक वीडियो बनाते हुए। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, इनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसके विचारकों का मत है कि उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य केवल यंत्रवत संबंध स्थापित नहीं होते, बल्कि इन दोनों के मध्य वैयक्तिकता, इच्छा, भावना, अभिरुचि आदि तत्व भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मतलब कि दोनों के मध्य केवल संबंध ही नहीं रहता है, वैयक्तिकता, हर आदमी का अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंस यानी वैयक्तिक भिन्नता, अपना इच्छा, रुचि, भावना, ये सब भी सीखने को प्रभावित करता है। यही कारण है कि एक ही उत्तेजक पर अलग अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ लिखा यही कारण है कि एक ही उत्तेजक पर अलग अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक, अंतिम टॉपिक है इसमें कि अधिगम को कैसे प्रभावित किया जाता है। माने कि कोई बच्चा किसी सवाल को जल्दी सीख ले रहा है, कोई बच्चा सीखने में देर कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है। विषय सामग्री का स्वरूप, किसी कक्षा में कोई टीचर अगर विषय सामग्री को इतने सरल तरीके से प्रस्तुत करेगा तो उसको बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, और किसी में अगर कठिन तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा तो वहाँ देर से सीखेंगे। अधिगम का वातावरण, अब आपकी कक्षा में अधिगम का वातावरण कैसा है। आप खुद ही घर से अगर उखड़े मूड के साथ गए कक्षा पढ़ाने के लिए, और कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बिना मतलब किसी को डांट दे रहे हैं, या फिर बार बार उठा करके कहीं दूसरी जगह का बात उठा करके ले आ रहे हैं, तो यह अधिगम के वातावरण भी है, अधिगम को प्रभावित करते हैं। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आप किसी को पढ़ाने बैठे, बहुत अच्छा घन घना बेलन आयतन, और पता चलता है कि उसका शौक ही अभी नहीं है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पैर में चोट लगा हुआ है, सिर में दर्द हो रहा है, भूख लगा हुआ है, और आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं पढ़ पाएगा। बालकों की आयु व परिपक्वता, अभी सबसे साधारण बात है, बालकों की आयु व परिपक्वता बहुत ध्यान देती है। अब एक दूसरा या तीसरा क्लास के बच्चे को आप कहेंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्री सीख ले, तो यह कहाँ से सीख सकता है। अब वो लीनियर इक्वेशन बनाना सीख ले, अलजेब्रा सीख ले, तो जब नहीं हो पाएगा 3-4 क्लास तक के बच्चे से। आगे हम देखते हैं सीखने की इच्छा व विधियाँ, हमें यह भी ध्यान देना है कि बच्चों में सीखने की इच्छा का विकास हो, और उसके लिए आप कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। अध्यापकों एवं अभिभावकों की भूमिका, समय समय पर हमें बच्चों में रिफ्रेशमेंट का कार्य करवाने हेतु तरह तरह के उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में सीखने की भावना और विकसित हो। इसके लिए अध्यापकों और अभिभावकों को आपस में पेरेंट टीचर मीटिंग जो करवाया जाता है, शिक्षक अभिभावक मेल मिलाप करवाया जाता है, एक बार स्कूलों में इसका आयोजन करवाया जाता है। इसीलिए बालकों की आर्थिक स्थिति, पुरस्कार एवं दंड के आधार पर पुनर्बलन कौशल का प्रयोग किया जाता है। प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा, समय समय पर आपको बच्चे को इंस्पायर करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है, उसे अंदर से प्रोत्साहित करते रहना है। और बालक की बुद्धि क्षमता, इसे जानने के लिए हम बच्चे का लगातार टेस्ट लेते रहते हैं ताकि पता चले कि वो किस फील्ड में वो अच्छा कर सक रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा अधिगम के थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, ये क्या है इस सिद्धांत को बताऊंगा। फिर साथ में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम, तो जो बच्चों में जो अधिगम होता है, जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसके लिए क्या क्या नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक महोदय के नियमों की मूल्यांकन यानी कि उनके गुण और दोष की चर्चा हम अंत में करेंगे। तो बारी बारी से हर एक बिंदु को मैं आपके सामने अब डिकोड करते जाता हूं, तो आप ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले अधिगम को। अधिगम को मैंने परिभाषित किया, अधिगम का संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने रखा है। इसे आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, इंग्लिश में बोले तो लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, किसी भी स्थिति के प्रति जब हम कुछ चीज को देखते हैं, किसी कार्य को देखते हैं, किसी क्रिया को देखते हैं, तो उसे हम उसके प्रति कुछ अनुक्रिया करेंगे। तो किसी भी स्थिति के प्रति या घटना के प्रति की जाने वाली प्रक्रिया या प्रतिक्रिया, जैसे कि हम भोजन देखें,
उसके बाद हमको उसको खाने का मन किया, तो खाया कैसे जाता है? हाथ बढ़ा के भोजन को मांगे, उस भोजन को उठा करके मुंह में डाले। ये सारी प्रतिक्रियाएं जो हम कर रहे हैं, ये भोजन को खाना सीखना हुआ। तो प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो शिक्षा का ही एक अंग है अधिगम। तो अधिगम भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कुछ नियमों या सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। समझे यहां तक की बात को? ठीक, अब हम देखेंगे थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत अधिगम के लिए क्या है। इसके बारे में पहले हम थॉर्नडाइक के संक्षिप्त परिचय को जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है थॉर्नडाइक महोदय का संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले हम किसी भी वैज्ञानिक, देखिए ये तो मैंने बोर्ड छोटा होने की वजह से बातों को शॉर्ट पॉइंट में नोट किया। जब आप अपने उत्तर बना रहे होंगे तो इन्हीं बातों को वाक्यों में लिखेंगे, ठीक है? कि थॉर्नडाइक महोदय का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। इन्हें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम। और इनका जन्म जो है 1874 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों? इन्होंने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान लाने का पहला श्रेय ईएल थॉर्नडाइक का ही है। इन्हें प्रेरणा कहां से मिली? तो इन्हें जो प्रेरणा मिली है विलियम जेम्स की पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की पुस्तक से इन्हें प्रेरणा मिली, और इन्होंने अपने ज्यादातर प्रयोग जो है ना पशुओं पर किए, जिसमें से सर्वाधिक प्रमुख प्रयोग इनका बिल्ली पर हुआ है। तो जिसके कारण इन्हें एनिमल इंटेलिजेंसी के लिए इन्हें खूब सराहा गया है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1913 में, जिसका नाम ही था एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। अब इनके अनुसार, यानी कि ईएल थॉर्नडाइक जी के अनुसार, सीखना या अधिगम उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध होता है। अब ये उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है, इसे समझने के लिए तो हम पहले थॉर्नडाइक महोदय का से संबंधवाद के सिद्धांत को समझेंगे, उनके प्रयोग को जानेंगे। लेकिन उद्दीपक, जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगा, सामने में भोजन है, तो भोजन को देख अभी उसी समय में आपके सामने में भोजन आ गया। जिस समय आपको भूख लगा उसी समय आपके सामने में भोजन आ गया। तब तक आप स्थिर रहेंगे जिस जगह पर बैठे हुए हैं जब तक आपके सामने में भोजन नहीं है। लेकिन भोजन जैसे ही सामने आ जाता है तो आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, उठेंगे, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो आप कर रहे हैं ना वो अनुक्रिया है, और किसे देख करके आप कर रहे हैं भोजन को, तो भोजन आपका उद्दीपक हो गया। तो इन दोनों के मध्य संबंध जो है, इसको हम थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत में अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिए, तो हमने आपके सामने थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत की व्याख्या की है, कुछ हद तक करने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है उसको समझने से पहले आपको उद्दीपक और अनुक्रिया को समझना होगा। तो उद्दीपक क्या है? उद्दीपक वह स्थिति या घटना है जो हमें उसके प्रति कोई सक्रिय प्रतिक्रिया देने के लिए बाधित करती है या प्रेरित करती है। मतलब किसी घटना, किसी स्थिति या किसी क्रिया को देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया आप जो देते हैं ना, तो वो जो घटना है ना वही आपके लिए उद्दीपक का कार्य करती है। इस प्रतिक्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। और थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को संबंधवाद या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत या साहचर्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ इस सिद्धांत को दर्शाने के लिए जो फॉर्मूला, जो सूत्र दिखाया जाता है, SR का सूत्र दिखाया जाता है। SR का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। S मतलब जो होता है ना स्टिम्युलस यानी कि उद्दीपक, R मतलब रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। तो अब हम जानते हैं कि संबंधवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रयोग को हम देखते हैं। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने थॉर्नडाइक महोदय के प्रयोग को आपके सामने लिख करके बताया है, ताकि आप अपने उत्तर में जब
लिखें तो आपको शब्दों की कमी महसूस ना हो। इसके लिए थंडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। आप सोच सकते हैं कि चित्र कैसा होना चाहिए। एक पिंजरे के अंदर एक बिल्ली बंद है, जिसकी कुंडी यानी कि खोलने का खटका, लीवर या गेट का जो भी बोल सकते ताला, वो पिंजरे के दरवाजे पर लगा था। पिंजरे से बाहर थोड़ी दूरी पर एक बर्तन में कुछ मछली को रख दिया गया, जिसे देख बिल्ली पिंजरे में हाथ पैर मारने लगी, यानी कि पंजे मारने लगी। कई प्रयासों के बाद बिल्ली का पंजा कुंडी पर पड़ा और पिंजरा खुल गया। फिर बिल्ली ने मछली को खा लिया। थंडाइक ने प्रक्रिया को बार बार डैश 2 मैंने लिखा, बार बार दोहराया, जिससे प्रयासों की संख्या कम होने लगी और अंत में बिल्ली कुंडी से दरवाजा खोलना सीख जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर एक कहावत है ना हिंदी की, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो वही चीज है कि बार बार प्रयास करने के बाद बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई। इसमें हम देखते हैं उद्दीपक उद्दीपक उसके लिए मछली हुआ, अनुक्रिया वो जो हाथ पर पंजा मार रही थी, के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग को अगर बोला जाए तो इसी प्रयोग, इसी सिद्धांत के बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान में पुरस्कार, दंड और साथ ही साथ पुनर्बलन जैसे शब्दों का समाकलन देखते हैं। आज जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, पुरस्कार, दंड और पुनर्बलन, ये सारे शब्द थंडाइक के सिद्धांत के द्वारा ही आए हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे जानने का प्रयास करते हैं कि थंडाइक के अनुसार अधिगम के नियम कौन कौन से हैं। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि थंडाइक के अनुसार अधिगम के नियम, अधिगम यानी कि सीखने के लिए थंडाइक महोदय ने जो जो नियम दिए हैं, उन नियमों को हम 2 कैटेगरी में बांट कर देखते हैं। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। गौण नियम मतलब कि साधारण नियम। मुख्य नियम में वो नियम जो कि इस सिद्धांत से निकल करके सीधे सीधे सामने दिखते हैं। पहला नंबर तत्परता का नियम। तत्परता का नियम हमें बताता है कि यदि बालक पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से यदि तत्पर रहे तो वह किसी भी क्रिया को, किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को आसानी से सीख सकता है। इसके लिए उसके अंदर में एक ललक, एक मन में उत्साह होना चाहिए। दूसरा अभ्यास का नियम, अगर मनुष्य, अगर बालक, अगर बच्ची, अगर बच्चे, अगर विद्यार्थी किसी भी विषय का तत्परता के साथ लगातार बारंबार अभ्यास करते हैं तो उसे वो सही तरीके से सीख पाते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव, इसके अनुसार बताया गया है कि यदि उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया देंगे और वह आप पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी विषय को आप सीख रहे, अगर बात की जाए साइकिल चलाने के लिए, आप साइकिल चलाने के लिए चढ़े साइकिल पर, छोटा छोटा कोई नया बच्चा साइकिल पर चढ़ रहा है और वह बिना गिरे ही सहारे से यदि वह आगे चलाते जाता है तो जरूर है कि वह चलाना सीख लेगा निश्चित रूप से। लेकिन यदि वह शुरू बार में ही चढ़ा और गिर गया तो उसका मनोबल टूट जाता है, तो वो ऋणात्मक हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक रूप से अगर प्रभाव देता है तो वह प्रतिक्रिया, वह अभ्यास, वह तत्परता बनी रहती है। अब हम गौण नियमों की बात करते हैं तो अधिगम का प्रारंभ प्रभावशाली, इसीलिए कहा जाता है कि कक्षा में किसी भी शिक्षक के पढ़ाने से पहले उसका प्रस्तावना का कौशल कैसा होगा, यह सबसे अधिक प्रभावी रहता है। तो आपका प्रारंभ प्रभावशाली होना चाहिए। त्वरित घटित घटना का अधिगम, आपने गौर किया होगा कि परीक्षा से तुरंत पूर्व जो आपने अध्ययन किया है वह आपके मस्तिष्क में अधिक समय तक बना रहता है। तो यही है कि त्वरित घटित घटना का अधिगम बहुत लंबा प्रभावी रहता है। उद्दीपक का प्रभावी होना, अब देखिए किसी छोटे बच्चे को इंटरेस्ट है खेलने में, उसे खेलना सिखाना है, तो जिस खेल में उसको इंटरेस्ट है उस खेल को आपको उसके सामने प्रदर्शित करना होगा, न कि जिस खेल में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस खेल से उसका उद्दीपक उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। जैसे कि कक्षा में कोई पढ़ाने के लिए आए हैं तो पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ाने वाला टीचर ही यदि उतना प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता है विषय सामग्री को तो शिक्षण प्रभावी नहीं होता है। बहुसंख्यक अनुक्रिया, बहुसंख्यक अनुक्रिया का मतलब हो गया ना बारंबार आवृत्ति, आप बार बार अभ्यास करवाइए और बार बार वो प्रतिक्रिया दे रहा है, बार बार वो प्रतिक्रिया दे रहा है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, यही है इंटरेस्ट,
अगर आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप उस चीज़ के प्रति कैसी रुचि रखते हैं। बच्चा अगर रुचि रखता है, बच्चियां अगर रुचि रखती हैं जिस विषय को, उस विषय को पढ़ाने से उस बालक का शिक्षण विकास और अच्छे तरीके से होता है। सादृश्य अनुक्रिया, सादृश्य अनुक्रिया मतलब कि मान लीजिए किसी एक विषय को सीख रहा है, उसी के जैसा अनुक्रिया यानी उसी के जैसा वो बार बार प्रैक्टिस दूसरे विषय में भी कर देता है कभी कभी, और इसका प्रयोग करते हुए हम सहचार्यात्मक स्थानांतरण करते हैं। जैसे गौर करिएगा, किसी ने साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल का हैंडल सीधा होता है। अब हम उसे जब कार चलाना सिखा रहे होंगे तो कार का स्टीयरिंग गोल होता है, तो कार का स्टीयरिंग गोल होता है, लेकिन उसे उसी अंदाज में सिखाया जाता है कि अगर इधर घुमाओगे तो लेफ्ट साइड घूम जाएगा, राइट साइड घुमाओगे तो राइट साइड गाड़ी घूम जाएगी। तो ये साहचर्यात्मक स्थानांतरण। अगर किसी को हम लिख रहे हैं, जैसे हिंदी से इंग्लिश, अभी बच्चा लिखना शुरू कर रहा है, हम उसे र लिखना सिखाएं, य र ल व, र लिखना सिखाएं। अब अंग्रेजी का आर लिखना सिखाते हैं, तो आर लिखने से पहले हम उससे बोल सकते हैं कि एक डंडा खींचो और उसके बगल में र लिख दो। तो इस तरह से हम उसमें साहचर्यात्मक स्थानांतरण की प्रवृत्ति के द्वारा हम उसे सिखा रहे हैं। आंशिक क्रिया का नियम, यह भी उसी तरह का है। तो हमने देखा कि थर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम कौन कौन से दिए गए हैं। अब हम इसके आगे के पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किसी भी सिद्धांत या किसी भी नियम की व्याख्या करते समय अंत में हमें जरूर ही उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। मूल्यांकन में हम सिर्फ उसके गुणों की चर्चा नहीं करते हैं, उसके दोषों की भी चर्चा करते हैं। तो हम बारी बारी से यहाँ पहले गुण को देख लेते हैं और उसके बाद कुछ दोषों को देख लेते हैं। कोशिश करिएगा कि अपने उत्तर में ज्यादा दोष को आप वर्णित ना करें। पहले गुणों की चर्चा करते हैं। यह करके सीखने वाले सिद्धांत पर बल देता है। जॉन डीवी के अनुसार प्रयोजनवादी करके सीखना। हम जानते हैं कि आज की शिक्षा जो है CCE पैटर्न पर आधारित है। अब हम ये भी जानते हैं कि आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बच्चों को अधिक से अधिक करवा करके सिखवाने पर बल दिया जाता है। दूसरा, यह मनोवैज्ञानिक तकनीक का अधिगम है, यह भी हम जानते हैं। इसके द्वारा पुनर्बलन जैसे शब्द शिक्षा में जुड़े हैं और चलन में आए हैं। हम देखते हैं ना, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। फिर हम जब व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हमने कुछ 4 गुण देखे हैं। अब हम इनके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। अंत में हम इसके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख पा रहा है कि इसमें रटंत विद्या पर अधिक बल दिया गया है, और चूंकि थर्नडाइक महोदय के सारे प्रयोग जो थे वो पशु पर आधारित थे, इसीलिए हम कह नहीं सकते हैं कि यह इंसानों पर भी उतना ही अधिक प्रभावी हो। साथ ही साथ इसमें अधिक समय लगता है, यह हम जान रहे हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो थर्नडाइक के गुणों, थर्नडाइक के सिद्धांत के 3 दोष हमारे सामने नजर आते हैं। तो इस प्रकार मैंने आप सबके सामने थर्नडाइक महोदय के संबंधवाद सिद्धांत की व्याख्या की। उम्मीद है शुरू किया था। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान के यूनिट 1, जिसका नाम है कि शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, अर्थ, प्रकृति, उसके क्षेत्र व उसका उद्देश्य, इसको हम आज संपूर्ण करने के लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं हर बार किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसका एक प्रारूप बनाकर लिखने के लिए सलाह देता हूं, तो मैंने आज इस प्रारूप को बनाया है। पहले है शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ व परिभाषाएं, और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, उसका उद्देश्य व उसका क्षेत्र। तो बारी बारी से हम सबको देखने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमने शुरू किया है शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। तो शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय देखने के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि शिक्षा मनोविज्ञान के परिचय में हमने लिखा है कि यह मूलतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को हम कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, शिक्षा संबंधी मन का विज्ञान। अब इसको जानने से पहले हम शिक्षा के अर्थ को समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे शिक्षा का अर्थ मैंने यहाँ लिखा है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या होती है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास होती है जिनसे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण पाने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करता है।
साथ साथ, ये तो रहा शिक्षा की परिभाषा। अब हम मनोविज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। तो साथ साथ वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ का नाम याद रखिएगा, जॉन डीवी का नाम याद रखिएगा। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस प्रकार हमने शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय को समझा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, जब भी मनोविज्ञान की बात आती है तो शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल करने का श्रेय बीएफ स्किनर को जाता है। बीएफ स्किनर, इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, तथा मनोविज्ञान से, जो कि व्यवहार संबंधी ज्ञान है, वह ग्रहण करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से? शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान एक व्यवहार संबंधी ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र हम मानव के व्यवहार को मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह है और शिक्षा मनोविज्ञान से संग्रहित ज्ञान को सिद्धांत का रूप प्रदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय और उसका अर्थ देखा। अब हम इसके आगे इसकी प्रकृति और उद्देश्य और क्षेत्र को देखते हैं। तब तक के लिए अब हम आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान हो या कोई भी विषय हो जहां आपको अर्थ व परिभाषा पूछी जाती है तो कम से कम 2 परिभाषाएं आप अवश्य लिखें। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिखवा दिया है 2 प्रमुख परिभाषाएं, जिनमें एक है स्किनर के अनुसार, एक है क्रो के अनुसार। तो परिभाषाओं में पहला है स्किनर के अनुसार, कि बीएफ स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाते हैं। यानी कि मानव का संपूर्ण व्यवहार, वह कैसे सीखता है, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है क्रो के अनुसार। तो क्रो के अनुसार है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में हम देखते हैं कि यह एक शुद्ध विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है। यह लचीला भी है और स्थिर भी है। यह व्यापक भी है और सीमित भी है। यह सर्वव्यापी भी है और सर्वतोमुखी भी है। 5वां, कि यह विकासोन्मुख भी है और समस्या जन्य भी है। यानी कि यह विकास की ओर भी अग्रसर लेकर के जाता है, आगे बढ़ाता है, और इसकी उत्पत्ति समस्या से भी होती है। हम आगे देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा में शामिल करने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो एक भारतीय शिक्षा मनोविज्ञानी कुप्पुस्वामी के अनुसार लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तर शिक्षण एवं उत्तम अधिगम। उत्तर शिक्षण का अर्थ हुआ कि शिक्षा के पश्चात प्राप्त होने वाले उद्देश्य, और उत्तम अधिगम यानी कि सीखने की अधिकतम अच्छी अवस्था के हितों में प्रयोग करना है। और स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को 2 भागों में विभाजित करके देखा गया। एक है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह, सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह किया जाता है। यानी कि हम नए सिद्धांतों की खोज करते हैं और उसके क्रम में जो भी जानकारियां हमें मिलती हैं हम उनका संग्रह करते हैं। अगला है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना, उनके व्यक्तित्व को विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाए। तीसरा हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, यानी कि एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान उसके शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण विधि में सुधार, और इसके आधार पे हम अपनी शिक्षण विधि के लिए भी सुधार कर सकते हैं बाल व्यवहार को जानने के बाद। आगे है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कि बच्चों को बुद्धि में, ज्ञान में, व्यवहार में जो वृद्धि होता है, इस वृद्धि को किए जाने में विश्वास को सुदृढ़ बनाना कि हाँ आप बढ़ सकते हो, आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अगला है कि बच्चों के प्रति सहानुभूति और उनके प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना। आपको ऐसा नहीं मानना है कि यह तेज बच्चा है, यह कमजोर बच्चा। आपको सेग्रीगेट कभी नहीं करना है, सेपरेट कभी नहीं करना है, लेबलिंग कभी नहीं करना है, पक्षपात कभी नहीं करना है, याद रखिए। बाल व्यवहार के अनुरूप आपको शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को सुनिश्चित करना है।
अगला है कि शिक्षक को अपने व दूसरों के शिक्षण परिणामों को जानने में सहायता प्रदान करना, जिसके आधार पर वो अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। और अंतिम है कि शिक्षण शैली में सुधार और शिक्षक को छात्रों को व्याख्या के लिए आवश्यक तत्व व सिद्धांत प्रदान करना, जिसके आधार पर वे अपना शिक्षण शैली को सुधार सकते हैं। तो अभी हमने उद्देश्य को देखा, इसके आगे अब हम इसके कार्य क्षेत्र को देखते हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पहले मैंने लिखकर बता दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को क्रो के अनुसार कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। परंतु हम यहाँ बात करते हैं अगर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को, तो यह किन किन क्षेत्रों में प्रभावित होता है। यह मानव विकास में प्रभावित करता है, ये अधिगम पर प्रभाव डालता है, यह मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग पर प्रभाव डालता है, पाठ्यक्रम के निर्माण पर प्रभाव डालता है, मापन व मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है और अध्ययन विधियों का निर्माण करने में सहायक होता है। यह व्यक्तित्व व समायोजन को समझने में सहायक होता है और खासी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत भिन्नताओं को। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो अंत में अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्र और विशेषताओं से संबंधित बिंदु देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि बच्चों की विशेष योग्यताओं को जानने में सहायक, बच्चों के वंशानुक्रम व वातावरण के अध्ययन में सहायक, बच्चों की रुचियों अरुचियों का अध्ययन करने में सहायक, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने में सहायक, शिक्षण संबंधी समस्याओं का निराकरण में सहायक और पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, मापन मूल्यांकन में सहायक, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक और बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक। तो इस प्रकार आज हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान, उसका अर्थ, परिचय, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, कार बताएं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करें। तो यदि यह 12 नंबर में पूछा जाए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन यानी टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाए, तो आप इस उत्तर को एक बार पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्तित्व को संपूर्ण विशेषता पूर्वक हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए शुरू करते हैं, पहले प्रारूप बना लिए, व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व की विशेषताएं। तीसरा पॉइंट है व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार। चौथा है व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं। पांचवा है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। और छठा अंत में दे देंगे हम लोग निष्कर्ष। कम शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया यहाँ पर। देखिए, आप व्यक्तित्व का अर्थ इस प्रकार लिख सकते हैं। सब कोई जानते हैं कि व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी जो है वह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है और पर्सोना जिसका अर्थ होता है मुखौटा। प्राचीन काल में जो नाटक होते थे तो नाटकों के जो पात्र होते थे वे अपने चेहरे पर एक प्रकार का मुखौटा पहनते थे और यह मुखौटा जो है वह नाटक के पात्र की चारित्रिक विशेषता को दर्शाता था। अभी भी झारखंड में जो छऊ नृत्य होता है उस छऊ नृत्य में राम, रावण, सीता, कृष्ण, राधा इनके चेहरे पहनकर बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इन तीनों में छऊ नृत्य का बहुत प्रधान है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम जैसी नाटक जो नृत्य शैलियां हैं इनमें जो मुखौटा पहना जाता है यह उनके चरित्र को दर्शाता है। तो व्यक्तित्व जो है पर्सनैलिटी वह पर्सोना से बना है। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा और मुखौटा जो प्राचीन काल के लोग पहनते थे वे अपना व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए, माने कि पात्र को के चरित्र को दर्शाने के लिए। अब व्यक्तित्व की परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं। वुड्सवर्थ के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। कैसी विशेषता है? टोटल एंटायर प्रॉपर्टी कह सकते हैं। यह कंप्लीट एडजेक्टिव है, कंप्लीट गुण है आपका। एक व्यक्ति के व्यवहार की समग्र या समस्त विशेषता को हम व्यक्तित्व कहेंगे वुड्सवर्थ के शब्दों में। अगला है मिशेल के अनुसार कि विचार और संवेगों सहित व्यक्तित्व व्यवहार की विशिष्टता की ओर संकेत करता है। क्या बोले? विचार और संवेगों सहित व्यक्तित्व जो है व्यवहार की विशिष्टता की ओर संकेत करता है। माने कि जिस व्यक्तित्व में विचार और संवेग दोनों हो वह व्यवहार की विशेषता बताता है आपका। और यह स्थिति वातावरण में उसके समायोजन की ओर संकेत करती है। जिस
व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना सुलझा हुआ, सरल और जितना ही उच्च विचारशील होगा, संवेगों पर नियंत्रण जिसका जितना अधिक होगा, वह व्यक्ति अपने समाज के साथ, अपने पर्यावरण के साथ, परिवार के साथ, वातावरण के साथ, अपने कार्य क्षेत्र के साथ, अपनी शिक्षा के साथ, अपने रोजगार के साथ उतने ही अच्छे तरीके से समायोजन स्थापित कर सकेगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि व्यक्तित्व आपको समायोजन में सहायता प्रदान करता है। समझ गए? व्यक्तित्व की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं, सबसे पहला है आत्मचेतन। आत्मचेतना व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता है। आत्मचेतना, ध्यान रखिए, व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता है आत्मचेतना, यानी कि स्वयं का ज्ञान। इसी के कारण मानव सभी जीवधारियों में सर्वोच्च माना जाता है। किसी अन्य पशु या जीवधारी को स्वयं का ज्ञान नहीं होता सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ही जान पाता है कि मैं कौन हूं। सामाजिकता, देखिए, आत्मचेतना सर्वोच्च और सर्वप्रथम विशेषता है व्यक्तित्व की। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मचेतना का ज्ञान हो जाए वह अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। सामाजिकता व्यक्तित्व की सेकेंड और सबसे प्रमुख दूसरी विशेषता है सामाजिकता। किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तब तक नहीं हो पाता जब तक वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आता। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अरस्तु ने भी कहा है मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिकता दूसरी विशेषता हुई व्यक्तित्व की। तीसरी विशेषता है संगठित विकास की निरंतरता। आपके व्यक्तित्व का निरंतर विकास होते रहता है। शिशु की शैशवावस्था से लेकर के यह विकास चलते रहता है। ऐसे तो विकास शुरू हो जाता है गर्भावस्था में ही, लेकिन हम जो विकास को देख रहे हैं वह शैशवावस्था में है। आप पढ़े भी होंगे, बॉर्नवीटा का प्रचार आता है कि बच्चे के 90% तक ब्रेन का विकास उसके 5 साल की उम्र तक ही हो जाता है। बच्चे को जो भी बनना होता है, चाणक्य ने भी कहा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु कुछ भी बन जाते हैं। आप मुझे 7 वर्ष का आयु दीजिए, मैं 7 वर्ष की आयु का बालक दीजिए, मैं उसे जो बनाने कहिएगा मैं वो बना दूंगा, ऐसा चाणक्य का कथन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे का विकास जो था निरंतर गति से चलते रहता। अब संगठित का मतलब क्या है कि भाटिया महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व मानव की सभी शक्तियों और गुणों का संगठन और एकीकरण है। मनुष्य के अंदर जितनी भी शक्तियां छिपी हुई हैं, जितने भी गुण हैं, इन सभी का जो एकत्रीकरण होता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। समायोजन की बात करें तो मानव व्यक्तित्व की सबसे अद्भुत प्रतिभा है समायोजन। मैंने पहले ही कहा था, जिस मनुष्य में उसका व्यक्तित्व उसको पता चल जाए, उसे उसका आत्मज्ञान हो जाए, यदि उसको अपने संवेगों पर नियंत्रण करना आ जाए तो याद रखिए वह कहीं पर भी समायोजन कर लेगा। मानव व्यक्तित्व की सबसे अद्भुत प्रतिभा है समायोजन। मनुष्य अपनों से, दूसरों से, समाज से व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को समायोजित करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। ठीक है? जब तक वह समायोजन नहीं करेगा तो उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, वह एक बिना पूंछ के पतंग की भांति भटकता रहेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति व स्थिरता। मनुष्य, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ऐसी स्थिरता प्रदान कर दे कि वह कोई कार्य को पूरा करके ही रहेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय रख ले, तो यह दृढ़ इच्छा शक्ति जो है ना, उसे सफल मनुष्य बना देती है। हम चर्चा कर लेते हैं व्यक्तित्व के प्रकार पर। व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी। अब दोनों की चर्चा करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विपरीत गुणों से युक्त होते हैं। जैसे इन्हें लोगों से मिलना जुलना, बातें करना आदि उतना पसंद नहीं होता। इनमें आत्म केंद्रता का गुण पाया जाता है, लेकिन यह है कि ये अपने को कंसंट्रेट कर लेते हैं काम में। ये उच्च आदर्शवादी होते हैं, मतलब कुछ नियम व आदर्श का पालन ये जीवन भर करते हैं, और परिकल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। हायर थिंकिंग ऑर्डर होता है इनका। ये बोलते हैं कि बहुत उच्च दूर तक का सोच सकते हैं। ये कुछ हद तक रूढ़िवादी भी होते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों में यदि हम कहें तो आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम आता है इसमें। हमारे
और भी बहुत सारे पहुँचे हुए व्यक्तित्व हैं। देखिए, जिस भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का ज्ञान हो जाएगा वह अपने आप को उच्चता, शिखर की उच्चता पर पहुंचा देगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ये व्यक्ति सामाजिक होते हैं। इनकी रुचि समाजोपयोगी कार्यों में अधिक होती है। ये आशावादी तथा यथार्थवादी होते हैं। ये आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। जैसे अभी कहा जाए तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं। मनुष्य के शरीर में व्यक्तित्व का विकास जो होता है वह इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। गर्भावस्था, जो गर्भ के अंदर में हुआ। दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद है प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था के बाद है वृद्धावस्था। कुल मिलाकर कितनी अवस्थाओं को देखते हैं। अब व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला नंबर बात है वंशानुक्रम, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। स्किनर तथा हैरीमन के अनुसार यह कथन है कि मनुष्य का व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है नेचुरली खुद डेवलप नहीं हो गया है। उसे अपने माता पिता के कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और व्यावसायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। हर मनुष्य को अपने माता पिता से कुछ शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और व्यावसायिक यानी कि कार्य संबंधी शक्तियां प्राप्त होती हैं। वही शक्तियां उसके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। अगला है सामाजिक वातावरण। गैरेट के अनुसार कहा जाता है कि जन्म के समय से ही बच्चे का व्यक्तित्व जो है वह उस समाज के द्वारा निर्मित व प्रभावित किया जाता है जिस समाज में वह रहता है। तीसरा है शारीरिक रचना। अब शारीरिक रचना को समझ लीजिए कि अक्सर यह देखा जाता है कि जो कमजोर लोग होते हैं, दुबले पतले होते हैं, शारीरिक विकृति जिसके अंदर में होती है, अधिक कुरूप रंग हो गया यानी कि बदसूरत कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे चेहरे या शरीर की जो लोग होते हैं उनमें ज्यादातर पाया जाता है कि वे दब्बू विचारधारा यानी कि वो खुद को सबसे दूर कटा कटा सा महसूस भी करते हैं और रखते भी हैं, यानी कि वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो जाते हैं। जबकि मजबूत, डिलडॉल शरीर, कद काठी, सुंदर, आकर्षक शरीर जिनका होता है, चेहरा जो मोहरा जिनका बढ़िया होता है, तो वे बहिर्मुखी प्रतिभा वाले व्यक्तित्व होते हैं। चौथा है परिवार। परिवार ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो बच्चे के व्यक्तित्व को विकास की दिशा देते हैं। याद रखिए, परिवार ही है जो बच्चे को आगे ले जाएगा। पांचवा है वातावरण। शिशु का विकास जो होता है जिस वातावरण में होता है व्यक्तित्व भी वैसा ही विकसित हो जाता है। मतलब जिस वातावरण में, जिस भौतिक वातावरण में, जिस परिवेश में वो पलेगा बढ़ेगा, उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार विकसित हो जाएगा। अब आध्यात्मिक परिवेश में रहा तो आध्यात्मिक रहेगा, राजनीतिक परिवेश में रहा तो राजनीतिक रहेगा, शैक्षिक परिवेश में अगर वो पल बढ़ रहा है तो उसका विकास, व्यक्तित्व का विकास भी शैक्षिक स्तर में ज्यादा होगा। अगर हम विद्यालय की बात करें तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय बच्चे का दूसरा घर होता है, अतः इसका प्रभाव बच्चे पर सर्वाधिक पड़ता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक गुणों का आईना होता है। इसके मुताबिक व्यक्ति की सोच, अभिक्षमता व अभिरुचि का पता लगाया जा सकता है। यानी कि व्यक्तित्व के अनुसार हम व्यक्ति की सोच, अभिक्षमता व अभिरुचि का पता लगा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्तित्व है इसका ज्ञान शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक रूप से सहायता प्रदान करता है। वे बच्चों के व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षा के अधिकतम उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा वृद्धि एवं विकास पर चर्चा करेंगे। वृद्धि और विकास यह एक ऐसा विषय है जिससे प्रति वर्ष लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड डीएलएड के वर्ष 2017 में इससे प्रश्न 12 नंबर के लिए पूछे गए थे। 18, 19, 20 में इससे प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास का परिचय देते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले हमेशा की भांति इसका एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। जो प्रारूप आपके सामने है
वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है वृद्धि का परिचय एवं अर्थ। तीसरा है वृद्धि के पहलू। चौथा है विकास, परिचय एवं अर्थ। पांचवा है विकास के आयाम। छठा है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और फिर अगला है वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। बालक जन्म लेने के बाद शैशव काल में आता है। इसके बाद बाल्यकाल, किशोर काल एवं प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। इन सभी अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं जिनका प्रमुख आधार अभिवृद्धि एवं विकास होता है। तो क्या है विकास और क्या है वृद्धि? जो शरीर में होने वाले परिवर्तन है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पहले फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें जो शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार अगर मूल रूप से कहा जाए तो शिक्षण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह बालक के विकास के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। यदि आप पूरा ज्ञान नहीं जानते हैं बालक के वृद्धि और विकास के बारे में तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान अधूरा रह जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि का परिचय एवं अर्थ जानते हैं, वह इसकी परिभाषा को भी इसी में देखेंगे। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद शुरू होती है तथा 20 वर्ष की आयु के आसपास रुक जाती है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि शरीर के अंगों का बढ़ना हुआ, जो लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, भार में, ये जो वृद्धि होती है इसे हम वृद्धि कहेंगे। वृद्धि के अंतर्गत परिवर्तन शारीरिक व मात्रात्मक होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्वता है जबकि विकास जीवन पर्यंत होता है। तो हमने वृद्धि का परिचय देखा। फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। मैंने वृद्धि की एक परिभाषा यहाँ लिखी है कि फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अब वृद्धि के पहलू जान लेते हैं कि शरीर में होने वाली वृद्धि कैसी कैसी होती है। वृद्धि या शारीरिक विकास जो है वह गत्यात्मक होता है तथा यह 2 दिशाओं में होता है। एक दिशा है सिर से पैर की दिशा, इसे हम सिफेलोकॉडल कहते हैं। याद रखिए सिफेलोकॉडल कौन सी दिशा है? जो ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम, सिर से पैर की दिशा हुई। इसमें शारीरिक भार, ऊंचाई और नाक नक्शे में परिवर्तन क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर होता है। उदाहरण के तौर पर गर्दन से कंधे की तरफ, धड़ की तरफ और अंततः टांगों वाले हिस्से में ये परिवर्तन होते हैं। दूसरी दिशा है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा, इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉडल ये दोनों टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार पूछा जाता है कि शरीर के ऊपर से नीचे की ओर होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? सिफेलोकॉडल, और मध्य से बाहर की ओर होने वाली वृद्धि प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें विकास का क्रम शरीर के अंदर से बाहर की ओर होता है। जो अंग और मांसपेशियां शरीर के अक्ष के नजदीक होती हैं यानी मध्य भाग के नजदीक होती हैं वे पहले विकसित होती हैं। जो अक्ष से दूर होती हैं वे बाद में विकसित होती हैं। जन्म पूर्व सिर, धड़, हृदय, उदर जो शरीर के मध्य में स्थित होते हैं वे पहले विकसित होते हैं। भ्रूण की बाहें, टांगें जो कि अक्ष से दूर होती हैं वे बाद में विकसित होती हैं, और अंगुलियां व पंजे जो बिल्कुल अंतिम छोर पर होते हैं वे सबसे अंत में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार हमने विकास के पहलू को देखा, वृद्धि के पहलू को देखा। अब हम बात करते हैं विकास के परिचय एवं अर्थ की। किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है। अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। अब विकास अगर बोला जाए तो विकास देखिए, वृद्धि शारीरिक रूप में होती है और विकास जो है यह आपको जन्म के पहले से ही शुरू हो जाएगी। जब आप गर्भ में रहते हैं तब से स्थिति शुरू होती है और यह स्थिति लेकर के आपको जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती है। प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। किसी भी व्यक्ति के जन्म के पश्चात उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन, उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, मानसिक आचरण में होने वाले परिवर्तन, इन सभी को हम विकास कहते हैं। तो इसके संबंध में एक परिभाषा जो मुनरो के अनुसार दी गई है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। तो मुनरो के अनुसार विकास की एक परिभाषा हमने देखी। अब हम विकास के आयाम को जान लेते हैं, जिस प्रकार वृद्धि के पहलुओं को भी हमने समझा। मनुष्य के विकास का सिलसिला कई परस्पर गुथी हुई प्रक्रियाओं के फलस्वरूप चलता रहता है। कई प्रक्रियाएं हैं विकास में होती। जरूरी नहीं है कि मनुष्य का विकास किसी एक आयाम में होता है, किसी एक दिशा में होता है। यह कई दिशाओं में होता है और बहुमुखी होता है। तो इसमें कई सारी प्रक्रियाएं भी होती हैं, जो प्रक्रियाएं हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। अब शारीरिक प्रक्रिया क्या है, शारीरिक विकास क्या है? तो इसमें शरीर में होने वाले परिवर्तन, जैसे लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, भार बढ़ना, इन सबको हम शारीरिक प्रक्रिया कहेंगे। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो सारे विकास आते हैं जिनके कारण व्यक्ति के विचार, बुद्धि और भाषा में परिवर्तन होता है। सामाजिक भावनात्मक अगर परिवर्तनों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत व्यक्तियों के साथ संबंधों में होने वाले परिवर्तन, मानव के मध्य जो होने वाले अंतराकर्षण है, जो संबंध है, इनमें जो परिवर्तन बनते हैं, भावनाओं में जो परिवर्तन होते हैं और व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव को हम सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं मूल रूप से जो मनुष्य के या बच्चे के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं? इनमें सबसे पहला कारक आता है प्रकृति एवं पोषण। इन बिंदुओं को यदि आप चाहें तो एक एक लाइन डील भी कर सकते हैं, और नहीं भी तो अगर आप पॉइंट देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रकृति और पोषण यानी कि मनुष्य किस प्रकृति में जन्म लेता है, मनुष्य या बालक जो है उसको कैसा भोजन खान पान मिलता है, उसका विकास उसी आधार पर होगा। वंशानुक्रम, अनुवांशिकी का, जीन का, हेरिडिटरी का भी अपने विकास में बहुत बड़ा रोल होता है। वंशानुक्रम भी असर करता है। लैंगिक विभिन्नता, हम सभी जानते हैं कि लड़कियों का विकास, शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास जिस स्तर से होगा, लड़कों का शारीरिक व मानसिक विकास अलग अलग तरह से होगा। हम विभिन्नता नहीं करने कहते हैं लड़कियों और लड़कों में, पर हम सब जानते हैं वैज्ञानिक तौर पर यह दृष्टिगोचर करने योग्य बात है, यह सत्य साबित हो चुकी है कि लड़के और लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास अलग अलग होता है। वैयक्तिक विभिन्नता, पर्सनैलिटी डिफरेंस, यह तो एक चैप्टर ही है जो आपको समझने लायक है। वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बाहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, तो उनका विकास उसी आधार पर होता है। अब वातावरण का एक सबसे बड़ा रोल होता है। मनुष्य जिस वातावरण में पलता है बढ़ता है, उसका विकास उसी आधार पर होता है। अब हम अंत में देख लेते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि से आशय शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से है, जबकि विकास से आशय शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठनों से है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। आप समझते हैं, आपका हाथ तब तक बढ़ेगा जब तक उसका बढ़ना पूरी तरह से समाप्त न हो जाए, जब तक वो मजबूत ना हो जाए। मजबूत हो गया तो रुक जाएगा। विकास वातावरण से भी संबंधित होता है, मतलब परिपक्वता तो है ही, लेकिन इसमें वातावरण भी शामिल है। तीसरा है, वृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप को ही व्यक्त करती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, इसके बारे में। और विकास प्राणी में होने वाले परिवर्तनों का योग है। यह तो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक कई और होता है।
वृद्धि निश्चित आयु तक रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि में व्यक्तिगत विभेद होते हैं, विकास सभी में समान होता है परंतु उसकी दर सब में अलग अलग होती है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है परंतु विकास का अर्थ व्यापक होता है। वृद्धि मात्रात्मक ही होती है केवल, इसमें केवल संख्या रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन ये मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा वृद्धि और विकास को विस्तार पूर्वक। एक बालक का संवेगात्मक विकास, जिससे जैक डीएलएड के 2017 में 12 नंबर के सवाल पूछा गया था कि बालक का संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो पहले हम समझ लेते हैं बालक का संवेगात्मक विकास को विस्तार पूर्वक। तो यहाँ मैंने प्रारूप बनाकर जो लिखा है उसे आप पढ़ भी सकते हैं और सुनेंगे ध्यान से। प्रारूप में पहला है कि बालक के संवेगात्मक विकास का अर्थ व परिचय किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है परिभाषाएं। तीसरा है कि शैशवावस्था में होने वाला संवेगात्मक विकास। चौथा है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। पांचवा है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। छठा है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और अंत में हम निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अर्थ व परिचय से। बालक के संवेगात्मक विकास और व्यवहार के आधार हैं उसके संवेग। जो बालक का संवेगात्मक विकास होता है यानी इमोशनल डेवलपमेंट, इसको कहेंगे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन उसके अंदर जो बढ़ता है, ये मेन रीजन होता है उसका कॉग्निशन, उसका संवेग जो होता है। ये संवेग कैसे होते हैं? प्रेम, हर्ष और उत्सुकता, ये सारे जो होते हैं समान अभिनंदनीय संवेग उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में योगदान देते हैं। यानी कि अगर बालक के साथ बचपन से प्रेम, हर्ष व उत्सुकता का व्यवहार रहा है तो उसके अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में योगदान होता है इसका। लेकिन जब बालक भय, क्रोध और ईर्ष्या ऐसे निंदनीय संवेग उसके विकास को विकृत और कुंठित कर सकते हैं। तो अब हम परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। परिभाषाओं में पहली परिभाषा है गेट्स वह अन्य के अनुसार। बालक का संवेगात्मक विकास व्यवहार उसके विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है। यानी कि साधारण शब्दों में समझिए, बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार होता है उसके शरीर के होने वाले अन्य विकासों के समान ही होता है। हम जानते हैं ना, विकास 4 प्रकार के रखे गए हैं, PCSE। P फॉर फिजिकल यानी कि शारीरिक, C फॉर कॉग्निटिव यानी कि संवेगात्मक, S फॉर सोशल यानी कि सामाजिक, और E फॉर इमोशनल यानी कि भावनात्मक। तो अब यहाँ नहीं, कॉग्निशन माने संज्ञानात्मक होता है, ये हो गया E फॉर इमोशनल। इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास। ध्यान दे करके सुनिएगा कि बालक का संवेगात्मक विकास भी जो होता है यानी इमोशनल डेवलपमेंट जो उसके अंदर होता है वो बाकी सारे डेवलपमेंट के समान ही होता है और उससे उनका अंतः संबंध भी होता है। मतलब कि ये सारे विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर बालक का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है तो उसका मानसिक और संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होता है इससे। अब आगे देखते हैं। रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता रहती है। परिभाषाओं को हूबहू याद किया कीजिए। रॉस ने कहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक यानी कि राग, अग्रेशन, उत्तेजना, इस तत्व की प्रधानता रहती है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मतलब कि उत्तेजना जो होता है ना, यही उसका संवेग है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की चर्चा करते हैं। शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। जन्म के समय वह रोता, चिल्लाता, हाथ पैर पटकता है। तो अब जो बालक जन्म लिया, जो बालिका जन्म ली, जो शिशु है, सबसे छोटा जन्म लिया है, उसके अंदर जो संवेग है ना, वह अभी विकसित नहीं हुआ है, बस उत्तेजना के रूप में है।
और यह उत्तेजना धीरे धीरे 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते विकसित होना शुरू होती है। जन्म के समय वह सिर्फ रोता, चिल्लाता, हाथ पैर पटकता है। इस अवस्था में उसका संवेग केवल कुछ ही समय के लिए रहता है, यह अस्थायी होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके संवेगों में स्थिरता आती है। आरंभ में शिशु का संवेग अधिक तीव्र होता है। जैसे जब वह रोता है तो उसे दूध पीने के लिए जब तक नहीं मिल जाता है तब तक वह रोते रहता है। धीरे धीरे इस संवेग में तीव्रता में कमी आने लगती है। इस अवस्था में शिशु का संवेग अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट कहने का मतलब, अगर कोई शिशु रो रहा है तो आप उसको रोने का ये नहीं मतलब पता कर सकते हैं कि वो उसका तबीयत खराब है, कि उसे भूख लगी है, या उसे प्यास लगी है, या उसे गर्मी लग रही है, या उसे ठंडी लग रही है। ये अस्पष्ट रहता है। अर्थात जब वो रोता है तो पता नहीं चलता है कि किस कारण से रो रहा है। धीरे धीरे उसके संवेगों के प्रदर्शन में अंतर होने लगता है। शैशवावस्था के प्रारंभ में शिशु अपने संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं जानता है। माने 0 वर्ष जब रहता है, शुरुआती में उसको संवेग पर नियंत्रण करने आता ही नहीं है। धीरे धीरे जब बाल्यावस्था में प्रवेश करने लगता है तो हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में क्या कहा गया है। क्रो के अनुसार संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसी कारण बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा गया है कि बाल्यावस्था जो होता है, संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इस अवस्था में संवेगों में निश्चितता एवं स्थिरता आने लगती है। मतलब स्थिरता, वह रोकना भी शुरू करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखने लगते हैं। इस अवस्था में होने वाला संवेगात्मक विकास पर बालक के परिवार, विद्यालय व समाज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तन कभी कभी बिल्कुल समझ के परे होते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि उसका क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। अतः इसे अनोखा काल कहा गया है। किशोरावस्था में होने वाला संवेगात्मक विकास, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। कोल व ब्रूस के अनुसार यह कहा गया है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यदि कहा जाए तो एक शिक्षक, शिक्षिका, एक माता पिता या समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए यह बात पता होनी चाहिए कि अगर किशोर है या किशोरी है तो उस समय उसका संवेग सबसे तीव्रता पर रहता है। इसीलिए इनके साथ व्यवहार भली भांति समझपूर्वक करना चाहिए। इस अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप धारण करने लगते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। किशोर किशोरी की शारीरिक शक्ति की उसके संवेगों पर स्पष्ट छाप पड़ती है। इतना जान लीजिए कि शरीर का विकास इस वक्त उसके संवेगों पर अत्यंत प्रभाव डालता है। जैसे कि सबल, स्वस्थ व मजबूत शरीर के व्यक्तित्व में संवेगात्मक स्थिरता, मतलब जो मजबूत शरीर के, आकर्षक शरीर के या फिर स्वस्थ शरीर के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, वे अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। पर निर्बल, कमजोर तथा अनाकर्षक व्यक्तित्व में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, यानी वे अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। किशोरावस्था न तो पूर्णतः बाल्यावस्था है, न ही पूर्णतः प्रौढ़ावस्था। अतः इस अवस्था में बालकों को अपने संवेगों के कारण वातावरण से अनुकूलन करने में कठिनाई होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और इस वजह से स्टेनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था संघर्षों, तूफानों, तनावों व संवेगों की अवस्था है। ये लाइन को एकदम याद रखिए। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम इन पर चर्चा करते हैं। हरलॉक के शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक बालक में संवेगशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य, दिन के समय और वातावरण संबंधी प्रभावों जैसे कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होते रहती है। मतलब जितने भी बालक बालिकाएं होती हैं ना, इनकी जो संवेगात्मक विकास है, यानी कि इनके संवेग जो है, इनकी संवेदनशीलता, ये जो है किस पर निर्भर करती है? उसका स्वास्थ्य पर,
दिन का समय पर कि कौन से वक्त में। अब सुबह का समय है 5 बजे, अब 5 बजे आप किसी बच्चे को उठा रहे हैं तो उठाने के लिए आपको कौन सा नियम का पालन करना चाहिए? 1 मग पानी डाल दीजिएगा तो चिड़चिड़ाएगा नहीं। तो दिन का समय और वातावरण संबंधी प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। अब जैसे कि 5 बजे शाम हो रहा है, 4 बजे शाम हो रहा है, खेलने का वक्त हो रहा है, 4 क्लास का बच्चा है, वो खेलने के वक्त में यदि आप उसको पढ़ने बैठा रहे हैं तो उस समय उसका संवेगात्मक विकास थोड़ा मध्यम पड़ेगा कि नहीं। तो इन सब पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होते रहता है, ये हरलॉक का कहना है। तो जिन जिन प्रभावों, जिन जिन कारकों के कारण संवेगात्मक विकास प्रभावित होते हैं उनमें पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह सर्वविदित सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः स्वास्थ्य ठीक न रहे तो बालक का संवेगात्मक विकास नकारात्मक दिशा में वृद्धि करने लगता है। आगे है परिवार का माहौल। अक्सर यह देखा गया है कि यदि घर में ज्यादातर माता पिता में लड़ाई झगड़े हों तो बालक कुंठित मनोवृत्ति का हो जाता है तथा उसका संवेगात्मक विकास रुक जाता है। उसके विपरीत स्वतंत्र विचारधारा व आशावादी माता पिता के बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। तीसरा नंबर है आर्थिक स्थिति। निर्धनता यानी गरीबी बालक के अनेक अशोभनीय संवेगों को अस्थायी व शक्तिशाली रूप प्रदान करती है, जिससे उसमें द्वेष व ईर्ष्या प्रबलता से बढ़ने लगती है। तीसरा नंबर है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति व संवेगात्मक विकास में घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्रतिष्ठित परिवार वाले बच्चे अपने प्रतिष्ठा को समाज के द्वारा ही पहचानते हैं। देखा आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कैसे प्रभावित करती है। पांचवा है मानसिक योग्यता व अभिलाषा। देखिए हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है। अब उनमें से यदि बालक तीव्र बुद्धि का न हो, वह किसी अन्य चीज में योग्यता रखता हो और परिवार व शिक्षक उससे अधिक अंक लाने या फिर पढ़ाई में अच्छा करने की उच्च योग्यता की अभिलाषा करते हैं तो इससे बालक के संवेगात्मक विकास को बाधा पहुंचने लगती है। छठा नंबर है, अब इसको ऐसे ही समझिए कि यदि सचिन तेंदुलकर के पापा उसको IIT JEE का एग्जाम क्लियर करने कहते या लता मंगेशकर के घर वाले उनको बोलते कि आप एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनिए, तो वो कभी विकसित नहीं हो पाते। विद्यालय, चूंकि जॉन डीवी का कथन है विद्यालय समाज का लघु रूप है, अतः जहां बच्चे समाजीकरण सीखते हैं यह बच्चों का दूसरा घर होता है। अतः विद्यालय बच्चों के संवेगात्मक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कुछ बातों को देख लेते हैं कि उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि बालक के संवेग उसके शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन करने हेतु आवश्यक है। अतः शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास को समझने के लिए एवं अपनी शिक्षण पद्धति को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए बालक के अधिगम को सुगम व सरल करने के लिए संवेगात्मक विकास का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको संवेगात्मक विकास लेकर यह शैशवावस्था जो है यह शिक्षा मनोविज्ञान झारखंड DLED के फाउंडेशन पेपर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बाल विकास के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। देखिए बाल विकास यानी कि विकास की अवस्थाएं। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान होता क्या है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना प्रत्येक भावी शिक्षक के लिए या शिक्षक शिक्षिका के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आप बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के माध्यम से अपने शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं, शिक्षण विधि को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, अधिगम को अधिक से अधिक प्राप्ति करवा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से मैंने आज शैशवावस्था इस अध्याय को शुरू किया है। विकास की अवस्थाओं को कई भागों में बांटा गया है। विकास की अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था जो आती है गर्भावस्था के बाद आपको आती है शैशवावस्था,
जो कि जन्म लेने के पश्चात की पहली अवस्था है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था की बात आती है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो इन अवस्थाओं में एक शिक्षक शिक्षिका के लिए मुख्य रूप से आवश्यक 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था, आज हम इस विषय को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, इन्फेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। सवाल पूछा भी गया है 2018 में झारखंड बोर्ड के डीएलएड में, इसके अलावा फिर शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं ये सवाल। तो इस सवाल को मैंने आपके सामने प्रारूप के साथ उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रारूप में मैं बनाऊंगा इसमें परिचय, फिर इसकी परिभाषा, फिर इसकी विशेषताएं और अंत में शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। छोटा लेकिन बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले हम इसको परिचय शुरू करते हैं कि शैशवावस्था का परिचय क्या है। हम सभी जानते हैं कि बालक के जन्म लेने के बाद की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। अब ऐसे तो मूल रूप से शैशवावस्था का काल 3 वर्ष में समाप्त होने लगता है, परंतु परिभाषाओं के अनुसार और आदतों के अनुसार हम शैशवावस्था को 3 से 4 या 5 वर्षों तक भी गिनती में कर लेते हैं। तो जनरली आमूमन 4 वर्ष तक माना जाता है। यह अवस्था 4 से 5 वर्ष तक मानी जाती है। नवजात शिशुओं का जो आकार होता है वह लगभग 19.5 इंच और इनका भार 7.5 पौंड होता है। 1 पौंड का मतलब 430 या 35 ग्राम होता है। तो उस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 2.25 किलो के आसपास एक नवजात शिशु का वजन होना चाहिए। वह माँ के दूध पर निर्भर करता है। धीरे धीरे वह आंखें खोलता है। उसका सिर धड़ से जुड़ा रहता है। बाल मुलायम एवं मांसपेशियां छोटी व कोमल होती हैं। जन्म लेने के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। तो यह शैशवावस्था के शिशु की एक साधारण सामान्य जानकारी हुई। नवजात शिशु क्रंदन करता है अर्थात रोता है। तो क्यों रोता है? रोने से इसके फेफड़ों में हवा भर जाती है और श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। स्तनपान के कारण उसमें चूसने की सहज प्रक्रिया प्रकट होती है। तो देखते भी होंगे अपने हाथ, कभी पैर, कभी उंगली, कभी कोई कपड़ा या कोई खिलौना, जो भी उसके हाथ में मिलेगा उसे वो मुंह में डालकर चूसने लगेगा। वह भूख के कारण रोता है अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। वह 15 से 20 घंटे सोता है। धीरे धीरे उसमें ये परिवर्तन स्थायी होने लगते हैं और फिर बदलाव आता है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपके सामने बताया था कि बालक के शरीर में वृद्धि कैसे होती है, एक सेफिलोकॉडल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो वो सारी प्रक्रिया यहाँ भी होते रहती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके कारण यह है कि इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और इसके विकास की अवस्थाओं के संबंध में अनेक गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए। इनके फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सब अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं और अभी तक समझ पाए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाए तो शैशवावस्था है, क्योंकि लगभग कहा जाता है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में सबसे तेजी से विकास इसी अवस्था में होता है। अब इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। शैशवावस्था बालक का निर्माण करती है या बालक का निर्माण का काल है, इसको ऐसे समझिए। तो एक परिभाषा है न्यूमैन के शब्दों में कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इसी आधार पर मैंने 4 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था में रखा है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। समझ गए? अब हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। समझे? दूसरा, मानसिक विकास में तीव्रता।
3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक क्रियाएं या शक्तियां कार्य करने लगती हैं, जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना आदि, मतलब सोचने समझने लगता है। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। वो बहुत ही जल्दी दोहरा करके, देख करके, अनुकरण करके सीखता है। देखते होंगे आप, पापा लोग को शेविंग करते देखा तो उठा लिया, दाढ़ी करने लगा। तो ये सब गेसल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में आने वाले बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है। चौथा है कल्पना की सजीवता। कुप्पू स्वामी के शब्दों में 4 वर्षों के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है उसकी कल्पना की सजीवता। मतलब वो अपना जो भी सोच रहा है ना उसको सच मान लेता है। देखते होंगे वो चित्र कैसा बनाता है, कौवा को हरा कर देगा, कभी हाथी का पंख लगा देगा। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता। आप कभी कभी कुछ बात उसको बोलिए, वो झूठ बोल रहा है। होमवर्क दिए थे? नहीं दिए थे। हम दिए थे तुमको ये पैसा यहाँ रखने के लिए, नहीं दिए थे। मतलब वो अपना सच को ही सच मानता है, झूठ भी को भी सच मानता है। फलस्वरूप वह असत्यभाषी जान पड़ता है। 5वां है दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में बालक प्रत्येक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। हम जानते हैं शैशवावस्था में बालक को यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, हर एक काम के लिए अपने गार्जियंस पर निर्भर रहना पड़ता, अपने बड़ों पर। आत्म प्रेम की भावना। इस अवस्था का बालक अपने माता पिता, भाई बहन आदि का प्रेम पाना चाहता है। मतलब आप किसी बच्चे के पापा को पकड़ के बोलिए मेरे पापा हैं, किसी बच्चे की मम्मी को पकड़ के बोलिए मेरी मम्मी है, रोने लगेगा। यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी, अगर उसको गोदी से उतार करके उसके भाई या उसकी बहन को गोदी पर उठाया जाए तो वो चिल्लाने लगेगा। और किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है, ईर्ष्या होती है। सामाजिक भावना का विकास। इस अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है ताकि वह दोस्तों से मिलने जुलने लगता है और बच्चों से। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है शैशवावस्था की काम प्रवृत्ति। शिशुओं की में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और इसका पता कैसे चलता है? अपनी माता का स्तनपान करना और यौनांगों पर हाथ रखना इसके सूचक है। देखिएगा, उसको जितना मना कीजिएगा उतना ही ऐसा हरकत करता है वो। अब अगला पढ़ते हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इसमें शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि पहला, उचित वातावरण व व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ शिशु में आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए ताकि वह कुछ बस काम स्वयं करना सीखे, शुरू करे। उसमें निहित गुणों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। आपको पहचानना होगा कि वो बालक खेलने में प्रबल है या गाने में, वो नाचने में, वह क्या करना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति आपको देख करके सीखना होगा, समझना होगा। सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए, लोगों के साथ घुलना मिलना जुलना। कुछ बच्चे ऐसे संकुचित स्वभाव के होते हैं कि किसी दूसरे गोदी पर नहीं जाना चाहते, तो उनमें सामाजिक भावना का विकास, आपस में मिलना जुलना सिखाना चाहिए। तभी ना, सामाजिक भावना की कमी होने की वजह से जब उन्हें पहली बार विद्यालय लेके जाया जाता तो बहुत रोते हैं। तो ये सब हो गया। अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा काम प्रवृत्ति के बारे में, तो इसमें अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। करके सीखने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमने इस छोटे से वीडियो में देखा कि शैशवावस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन। अगली कक्षा में विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत बाल्यावस्था टॉपिक को। बाल्यावस्था यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ तक कि सिर्फ एक परीक्षा के उद्देश्य से न देख करके इसे हम आम जीवन के उद्देश्य से देख सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है कि बालक के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल्यावस्था, चाहे माता पिता, चाहे शिक्षक, चाहे भाई बहन, चाहे बड़े, किन्हीं के लिए भी बाल्यावस्था को समझना बहुत ही आवश्यक है। बाल्यावस्था को विस्तार पूर्वक समझने से पहले मैं इसका प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। बाल्यावस्था का परिचय, फिर बाल्यावस्था की परिभाषा, फिर बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं और अंत में बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था का परिचय। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो परिचय में सबसे पहले मैंने आपको साधारण शब्दों में शुरू किया है। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। मतलब शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के कहें तो शैशवावस्था के बाद सबसे महत्वपूर्ण काल अगर कहा जाए तो बाल्यावस्था है। क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा, कभी पढ़ा क्या होगा, टीवी में आता है एड हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा का, उसमें कहा जाता है कि बच्चों के 90% ब्रेन का विकास 5 वर्ष की उम्र तक ही हो जाता है। तो ऐसा बहुत ही शिक्षाविदों और विद्वानों के कहे हुए कथन के अनुसार है। तो यहाँ लिखा है मैंने नोट में करके कि शैशवावस्था में सीखे गए कौशलों में निपुणता या दक्षता का समय बाल्यावस्था है। उस दौरान बच्चों में शारीरिक अंगों का समन्वय, सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। आप इतना जान लीजिए कि ये इतनी महत्वपूर्ण अवस्था है और इतना मतलब कि अनिश्चित काल है कि इसमें कुछ भी चीज पहले से बोध नहीं होता है, पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, बालक क्या करने वाला है। तो बाल्यावस्था के परिचय को हम अभी देख रहे हैं। बाल्यावस्था के बारे में कुप्पू स्वामी के अनुसार एक कथन है कि इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। जैसे 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव उग्र होता है। वह लगभग सब बातों का उत्तर न या नहीं में देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसमें अन्य बच्चों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है और 9 से 12 वर्ष की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ 6 से 12 वर्ष के दौरान उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देख रहे हैं और उसके मानसिक परिवर्तनों को भी देख रहे हैं। इसकी परिभाषा को हम थोड़ा गौर करके समझते हैं तो ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित एवं परिवर्तित करते हैं। देखिए, बाल्यावस्था सच में अनोखा काल है। इतना अनोखा काल, इसमें बालक कब क्या करेगा कोई नहीं कह सकता है। उसका स्वभाव तुरंत भर में हंसने लगता है, वो तुरंत भर में रोने लगता है, तुरंत भर में हाँ कहता है, तुरंत में ना कहता है। उसके स्वभाव में तुरंत परिवर्तन आते रहता है। ये परिवर्तन कभी कभी हमें ऐसा भी महसूस कराते हैं कि उसमें परिपक्वता आ गई है, लेकिन यह मिथ्या परिपक्वता है। कोल व ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना सबसे कठिन है। कोई भी व्यक्ति बाल विकास की इस अवस्था को पूर्णतः समझ नहीं पाता है। कभी कभी इस अवस्था में बालक के द्वारा किए गए व्यवहारों के आधार पर जिन पियाजे जैसे साइंटिस्ट माने कि एजुकेशनिस्ट ने इन्हें लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा भी दी है। यहाँ तक कि शिक्षाविदों में भी इस अवस्था को लेकर के कुछ कुछ मतभेद पैदा हो जाते हैं। कोई इस अवस्था के कुछ गुणों को अलग बताता है, कोई कुछ गुणों को अलग बताता है। बाल्यावस्था का मूल काल जहां भी जो भी रहा हो, लेकिन साधारण रूप से देखा जाए तो सर्वसम्मत रूप से 3 से 12 वर्ष के बीच की आयु आती है। कहीं 2 से 12 देते हैं, कहीं 4 से 12 देते हैं, पर मैंने जनरली 3 से 12 वर्ष की आयु को रखा है। इस 3 से 12 वर्ष की आयु को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 से 6 वर्ष के दौरान होती है और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष के दौरान होती है। पूर्व बाल्यावस्था को पूर्णतः खिलौने की अवस्था कहा गया है, अर्थात इसे टॉय एज भी कहते हैं। इस उम्र में बच्चे ज्यादातर खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं। लड़के होंगे तो बंदूक, घोड़ा, गाड़ी, इस तरह के खिलौने, और लड़के ज्यादातर गुड़िया हो गई या फिर घर बनाने वाले सामान या फिर खाना बनाने वाले। लेकिन ऐसा नहीं कहना है कि ये इसी तरह के खिलौने पसंद करते हैं। दरअसल एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
लैंगिक असमानता हमारे समाज में जो है ना, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को इस प्रकार के खिलौने लेकर के देते हैं, जहाँ से विभेदीकरण की शुरुआत हो जाती है। हमें यहाँ समानता सिखानी चाहिए। अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें बालक दोस्तों के साथ बाहर खेलना शुरू कर देता है। पूर्व बाल्यावस्था में यह पूर्व विद्यालय अवस्था यानी प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज यानी कि विद्यालय से पहले की अवस्था, और यह विद्यालय अवस्था है स्कूल एज। बालक दोस्तों के साथ खेलना शुरू करता है उत्तर बाल्यावस्था में, इसीलिए इसे गैंग एज भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गैंग एज। पूर्व बाल्यावस्था, देखिए आपने पढ़ा होगा कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि इसमें भाषा का विकास बहुत तेजी गति से होता है, इसमें भाषाई शक्ति का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, हमें कल्पना शक्ति का भी विकास होने लगता है, और इसीलिए ये प्रचार में आपने सुना भी होगा कि 90% ब्रेन का विकास 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था में हम पढ़ते हैं कि इस आयु वर्ग के बच्चे आपस में झगड़ा भी करते हैं। देखिए इसमें गैंग एज है तो जनरल सी बात है कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा होते रहते हैं, और इस उम्र के यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की आयु वर्ग के बच्चों के बीच बनने वाले रिश्ते जीवन के लंबे समय तक बने रहते हैं। इस बच्चे को वो अपने दिल में बसा लिया, मतलब समझिए उसके साथ वो जीवन भर एक लंबे रिश्ते के साथ बना रहेगा, और जिसके साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया तो समझिए कहीं ना कहीं मन मुटाव जीवन भर पैदा रहेगा। चौथा में है पूर्व बाल्यावस्था कि ये बच्चे वैज्ञानिक कल्पनाशील होते हैं। इसी आधार पर जिन पियाजे ने इन्हें लिटिल साइंटिस्ट या नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है। ये अबोध होते हैं, अर्थात सत्य असत्य सही गलत की पहचान इन्हें नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि ये अपने भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना उतना अच्छा तरह से नहीं जानते हैं। देखते हैं छोटे बच्चे बिना कपड़े को भी नहा धोवा लेंगे, लेकिन यही जब हम उत्तर बाल्यावस्था को देख रहे हैं तो इसमें सत्य असत्य का बोध होने लगता है। उन लोगों को अपनी माने कि एक शर्म की भावना उनके अंदर विकसित होने लगती है, संकोच की भावना उनके अंदर पैदा होने लगती है। तो ये हमने पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को विस्तार पूर्वक देखा। अब हम बाल्यावस्था को समग्रता पूर्वक उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं। पहला, शारीरिक व मानसिक स्थिरता। उत्तर बाल्यावस्था पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि उसका 6 से 12 वर्ष के दौरान शारीरिक और मानसिक विकास होना रुक जाता है। वो जिस स्तर पर रहता है उसी स्तर पर बना रहता है। तो इस अवस्था को देखते हुए रॉस ने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बनाया है। ठीक है ना, मिथ्या यानी कि फॉल्स मैच्योरिटी का काल बताया है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बालक साधारण बातों पर अपना ध्यान बहुत देर तक केंद्रित कर सकता है, किसी भी बात को सुनते रहेगा चुपचाप शांतिपूर्वक। उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है, बातों को याद रखना शुरू कर देता है। तीसरा है जिज्ञासा की प्रबलता। अब वह शिशु के समान नहीं पूछता कि वह क्या है, बल्कि वह पूछता है यह ऐसा कैसे है, यह क्यों हुआ आदि। रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालकों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, जैसे बगीचे में काम करना, औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मतलब कि ये सब कार्य करने में लड़के ज्यादा पसंद करते हैं, और लड़कियां ज्यादातर घर के कामों में, खाना बनाने में, ये खाना बनाने वाले खिलौनों से साथ, कपड़ों के साथ, इन सब में काम में लग जाती है। और देखा भी क्या है कि जिम्मेदारी जो होता है, ये जिम्मेदारी उठाना शुरू करने लगते हैं। समूह की भावना का विकास, ये ग्रुप में रहने लगते हैं, समूह की भावना का विकास इनके अंदर होने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था के प्रारंभ में बच्चे अन्य बालक बालिकाओं के साथ खेलना शुरू करने लगते हैं। संवेगों का दमन व प्रदर्शन। शैशवावस्था में प्रबल काम प्रवृत्ति पर अब वे दमन करने लगते हैं तथा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। और छठा है संग्रह करने की प्रवृत्ति। यह एक खास प्रवृत्ति, आप देखिएगा इस एज के बच्चों को उनके घरों में, उनके टेबल पर, उनके अलमारी में जब चेक कीजिएगा, तरह तरह की फालतू चीजें पड़ी रहती हैं। लकड़ी, पत्थर, कपड़े, मूर्ति, चित्र, खिलौने, टूटे फूटे पेंसिल,
रबड़, कटर, इन चीजों को जमा करना सीखने लगते हैं और ये संग्रह करने की प्रवृत्ति इनके अंदर बढ़ने लगती है। और सातवां सबसे अंतिम और सबसे खतरनाक, निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि लगभग 9 वर्ष के बालकों के में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि वे आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलसपन की प्रवृत्ति उनमें आने लगती है। समय टाइम पास करना, पढ़ने में मन नहीं लगना, इधर उधर घूमते फिरते चलना। तो ये आवारा प्रवृत्ति जो 6 क्लास के आसपास, आप देखिएगा 5, 6 से लेकर के 7 के बीच में, इस क्लास के बच्चे 9, 10 के आसपास की उम्र के, इन बच्चों में ये प्रवृत्ति घूमने को लगती है। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहला कि इसमें भाषा के ज्ञान पर बल देना चाहिए। दूसरा, रोचक विषय सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, पाठ्य वस्तु व शिक्षण विधि में समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए ताकि उनमें बोरियत की भावना न आए और वे पढ़ाई को रुचि के साथ करें। सामूहिक प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, क्योंकि ये गैंग एज है, इसलिए इनमें जो ना सामूहिक भावना का विकास करना चाहिए। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा एक्टिविटी करवाना चाहिए ताकि इनमें क्राफ्ट वर्क, एक्टिविटी वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, इन कार्यों के द्वारा इनमें व्यवस्था करनी चाहिए। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि इनमें चीजों को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, इसीलिए इनमें संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। 8वां, सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। 9वां, संवेगों के अवसर प्रदान करने चाहिए। ड्रामा, डांस, कल्चरल प्रोग्राम, ये सब स्कूल में इसलिए करवाए जाते हैं ताकि उनमें संवेगों को प्रदर्शन करने की भावना विकसित हो। और अंत में क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने देखा बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, एक बहुत ही अनोखा काल जीवन का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर आज देख पा रहे होंगे कि एक सवाल लिखा हुआ है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल के इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए तथा किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, सिर्फ झारखंड डीएलएड ही नहीं बल्कि भारत ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में अगर टीचर ट्रेनिंग के एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो बोर्ड उम्मीद रखता है कि हर एक टीचर को इस किशोरावस्था के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, अच्छे से जानकारी होने चाहिए उनके पास। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किशोरावस्था को पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, यहाँ तक कि नेट में भी इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको किशोरावस्था को समझना होगा। मैंने डीएलएड, बीएड, एमएड इनको ध्यान में रखते हुए किशोरावस्था टॉपिक को पूर्ण रूप से समझाने के लिए समग्रता के साथ यहाँ संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है। किशोरावस्था के बारे में कही गई हर एक बात को मैंने इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है। आप थोड़े देर के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और मेरी बातों को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करने के लिए बस कुछ समय मेरे साथ दें। तो ध्यान से शुरू करते हैं किशोरावस्था के टॉपिक को। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि किशोरावस्था या किसी भी प्रश्न को जब जवाब देना हो तो पहले आप उसका प्रारूप तैयार कर लिए, ठीक है जी। तो देखिए, किशोरावस्था, पहले परिचय जान लेंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, इस टॉपिक को लिखेंगे। और तीसरा है किशोरावस्था की विशेषताएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किशोरावस्था का परिचय। तो देखिए, किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहा जाता है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। मतलब देखिए, एडोलसेंस होता है किशोरावस्था को इंग्लिश का वर्ड,
जिसके हिंदी मतलब होता है किशोरावस्था। एडोलसेंस जो बना है वो लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। अब देखिए इसका मतलब है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता का मतलब क्या होता है? परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी, यानी कि कच्चा फल पक्का फल समझते हैं ना, कच्चा फल जिसके अंदर रस स्वाद नहीं है, अच्छा नहीं, अच्छापन बुरापन ये सब कुछ जिसके अंदर नहीं भरा है। परिपक्वता यानी कि सही, संपूर्णता, एक ऐसी अवस्था जिसमें वो अपने बारे में सब कुछ फैसले सही कर सके। सामान्य तौर पर किशोरावस्था 12 या 13 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु को माना जाता है, परंतु विभिन्न देशों में व्यक्तिगत विभिन्नता, जलवायु, संस्कृति आदि के कारण किशोरावस्था के विकास की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है। ये बात भी सही है। गर्म प्रदेशों में ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा किशोरावस्था का आरंभ अति शीघ्र होता है। बालकों की तुलना में बालिकाओं में किशोरावस्था 2 वर्ष पूर्व आ जाती है। ये बात भी आप जानते हैं। आपके घर में अगर लड़के और लड़कियां दोनों हों तो आप गौर करके देखेंगे कि शारीरिक व मानसिक परिवर्तन पहले आपको देखने को मिलेंगे लड़कियों में। बालिकाओं में किशोरावस्था पूर्व आ जाता है, पहले ही आ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वे जल्दी समझदार और जिम्मेदार हो जाती हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है जी, इसके आगे इनमें से स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। ध्यान दे करके सुनेंगे इस लाइन को। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। तो कैसे है यह संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, इसको जानते हैं। किशोरावस्था जीवन का वह समय होता है जहां से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। अर्थात किशोरावस्था तारुण्य से आरंभ होती है और परिपक्वता के उदय होने पर समाप्त हो जाती है। अब ध्यान देकर सुनिए। तारुण्य मतलब कि कच्चा अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां नाजुक लचीला समय है, वह कोमल है, और परिपक्व यानी कि पक चुका है, अब उसमें सब कुछ अच्छाइयाँ आ चुकी हैं। आपने कभी बड़े बुजुर्गों को बोलते सुना होगा, हमने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, अर्थात वो भी इस दौर से गुजरते हुए आए हैं। तो इसी को समझते हैं। इस काल में बालक बालिका के जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, इसलिए इसे बहुत ही नाजुक समय माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस आयु को उथल पुथल की आयु बताया है। इसमें भावों की प्रधानता होती है, अतः तनाव, तूफान, विद्रोह इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। स्टैनली हॉल के कथन को कील पैट्रिक महोदय ने भी स्वीकार किया है। देखिए कील पैट्रिक के बारे में पढ़िएगा विज्ञान में एक विधि के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। कील पैट्रिक ने कहा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला है कि इस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है, उन्हें सही गलत का भेद समझ नहीं आता है, तथा साथ ही नशीली वस्तुओं का प्रयोग भी इसी अवस्था में आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे खुद को ही सही मान बैठते हैं और अपने माता पिता से भी लड़ जाते हैं। वे खुद में ही जीना चाहते हैं और खुद में ही मरना चाहते हैं। ध्यान दे करके देखिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को। क्या लिखा हुआ है कि इस अवस्था में किशोर के आवेग और संवेग में तेजी से परिवर्तन होता है, जिससे उन्हें समझना कठिन हो जाता है कि वो किस पल क्या सोच रहे हैं। उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण भी इस अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा है कि इस अवस्था में किशोर खुद में ही विलीन रहते हैं, वो खुद को ही सही और बाकियों को गलत नजरिए से देखता है। वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है। अगर परिवार से कोई दखल दी जाती है तो उसमें उद्दंडता, निष्ठुरता, कठोरता, गंदगी, अव्यवस्था आदि गंदी आदतों को वे अपना लेते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति भी बढ़ती है। किशोर नई नई चीजें जानने, सीखने आदि के प्रति क्रियाशील होते हैं और इसी चक्कर में वे गलत आदतें भी सीख लेते हैं।
इस अवस्था में उसकी शारीरिक एवं मानसिक दोनों क्षमताएं प्रभावित होती हैं। इस अवस्था में एक पल वह कभी उत्साहपूर्ण तो कभी दूसरे पल तनाव और भावात्मक संतुलन से परिपूर्ण देखा जाता है। इन सब के अतिरिक्त भी बहुत सी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक परिस्थितियों से किशोर गुजरता है। अतः यह स्पष्ट है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। तो यह आपने देखा कील पैट्रिक महोदय के द्वारा कहे हुए कथनों को, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था जो है संघर्ष, तनाव, तूफान और संवेग की अवस्था है, विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टैनली हॉल का कहा गया है। बार बार सीटेट संबंधी कई टीचिंग एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो पहला विशेषता है इसका शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन शैशवावस्था की तरह ही तीव्र गति से होता है। आपको पता होगा, अगर पूछा जाए कि 4 प्रकार की अवस्थाएं आप पढ़े हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो अब किस अवस्था में शरीर में परिवर्तन सबसे तेज गति से होता है? तो सबसे पहला नंबर होता है शैशवावस्था। गौर करके देखिए, जब बच्चा जन्म लिया और 1 साल के होने तक में ही उसमें कितना वृद्धि हो जाता है। तो शैशवावस्था सबसे तेज गति से शारीरिक वृद्धि करता है। लेकिन शैशवावस्था की तरह दूसरा अवस्था जिसमें सबसे अधिक तेज गति से शारीरिक वृद्धि होती है तो वह है किशोरावस्था। इस समय उनमें यौवनारंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। बालिकाएं स्त्रीत्व को तथा बालक पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। दोनों के अंदर अपना गौण लैंगिक लक्षण आपको दिखाई देने को मिलता है। आगे है मानसिक तथा बौद्धिक विकास। इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में उनमें विशेष रूप से मानसिक गुण पाए जाते हैं, जैसे निर्णय शक्ति में वृद्धि, दिवा स्वप्नों की अधिकता, तर्क, स्मृति, विरोधी मानसिक दशाएं आदि। संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में किशोर बहुत भावुक होते हैं। कभी वह अदम्य उत्साह से भरपूर होता है तो कभी वह बहुत हतोत्साहित दिखाई देता है। कल्पना की बहुलता। किशोरावस्था में किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होता है। वास्तविक जीवन में किशोर जब अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है तो वह इसकी पूर्ति कल्पना जगत में करने लगता है। कभी कभी वह छोटी छोटी चीजों को लेकर कल्पना में डूब सा जाता है। यह प्रवृत्ति कभी कभी हानिकारक भी हो जाती है। कभी वह इन दिवा स्वप्नों को आधार मानकर रचनात्मक कार्य करता है तो कभी इनकी अधिकता उन्हें बाल अपराधी के कगार पर ला खड़ा कर देती है। 5वां है चिंताओं में वृद्धि। किशोर अपने भविष्य के प्रति तथा शारीरिक सुंदरता के संदर्भ में अधिक चिंतित रहते हैं। उन्हें समूह और समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा भी रहती है। अगला है स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। किशोरावस्था में किशोर में स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है। वह बड़ों के आदेशों, परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधन में नहीं रहना चाहता। वह स्वतंत्र रहना चाहता है। यह चाहत उसे विद्रोही भावना स्वभाव का बना देती है। उसमें बिना तर्क किए किसी भी बात को न मानने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 7वां है कि अपराधी प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा व असफलता मिलने पर किशोर में अपराधी प्रवृत्ति का विकास होता है। 8वां है कि विविधतापूर्ण विशेष रुचियां। आयु की वृद्धि के साथ साथ किशोर के रुचि में विविधतापूर्ण तथा परिवर्तनशीलता बनी रहती है। जहां एक तरफ ज्यादातर किशोर खेल कूद, व्यायाम, साहस के कार्य आदि में विशेष रुचि लेते हैं, वहीं किशोरियों के में कढ़ाई, बुनाई, नृत्य, संगीत और शरीर को वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत करने में रुचि दिखाई देती है। और अंतिम है कि व्यवसाय चुनाव की चिंता। इस अवस्था में किशोर अपने भविष्य के बारे में सजग होता है। उसके लिए वह अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंता करने लगता है। इनके अतिरिक्त किशोरावस्था की अन्य विशेषताएं हैं कि काम भावना की प्रवृत्ति, अस्थिरता, आत्मसम्मान की भावना और समाज सेवा आदि। तो आज हमने देखा कि किशोरावस्था यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान विषय का। तो उम्मीद है कि आप सबको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? देखिए, बिहार में DLED के
2021-23 सत्र के प्रथम वर्ष की परीक्षा और 2020-22 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा की घोषणा हो चुकी है और झारखंड के डीएलएड सत्र के परीक्षा के रूटीन बहुत ही जल्दी, हो सके तो शायद 7 से 10 दिनों के अंदर में आप सबके पास उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जुलाई महीने के लास्ट तक आपकी हमारी परीक्षा शुरू हो सकती है। तो मेरा आप सबके साथ विनती है कि आप सब अपनी तैयारी को जोर शोर से बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा बहुत ही जल्दी शुरू हो सकती है और बिना टाइम दिए आपको रूटीन घोषित कर दिया जाएगा। शायद 5 या 7 दिन पहले या 10 दिन पहले रूटीन निकाल दिया जाएगा एग्जाम से। तो अधिक देर न करते हुए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आदत। झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन पेपर द्वितीय पेपर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला बाल व्यवहार, अधिगम और सीखना, इसके अंतर्गत 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन है आदत। तो मैंने यहाँ प्रश्न जो लिखा है, ये आदत का सवाल 2017, 2019 और 2020 लगातार 3 वर्षों में पूछा गया है। 2 वर्षों में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, 1 वर्ष में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने प्रारूप बनाकर प्रस्तुत किया है कि सवाल है आदत का अर्थ एवं परिभाषा बताएं। आप विद्यार्थियों में अच्छे आदत का निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो मेरे ख्याल से प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो समझते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। प्रारूप आपके सामने है। सबसे पहला पॉइंट है आदत का अर्थ, दूसरा पॉइंट है आदत की परिभाषाएं, तीसरा पॉइंट है आदत के प्रकार और चौथा पॉइंट है अच्छी आदतों का निर्माण। तो चलिए, यहाँ पहला जो आदत का अर्थ है उसे हम समझते हैं कि जो कार्य हमें पहले कठिन जान पड़ता है वह सीखने के बाद सरल हो जाता है। वास्तविकता है, हम उसे जितना अधिक दोहराते हैं उतना ही अधिक वह सरल होता चला जाता है। कुछ समय के बाद उसे हम बिना ध्यान दिए, बिना प्रयास किए, बिना सोचे समझे ज्यों का त्यों करने लगते हैं। इसी प्रकार के कार्य को आदत कहते हैं। मतलब लगातार अभ्यास करने वाला कार्य जो हमारे मन में इस तरह से बैठ जाए कि हम बिना देखे, बिना पूछे, बिना जाने भी अपने मन से उसे एकदम व्यवस्थित रूप से करते रहें, वही आदत है। दूसरे शब्दों में कहें तो आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है। अर्जित मतलब कि जो जमा होता है, एक ऐसा व्यवहार जो आप कर करके अपने मस्तिष्क में उसको जमा कर लेते हैं, जो स्वतः होता है। परिभाषाओं की बात करते हैं। देखिए, एक परिभाषा गलत लिखी गई थी मेरे पास, मैंने लिखते समय थोड़ी सी गलती कर दी, इसलिए मैंने कटिंग कर दिया है। गैरेट के अनुसार है कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। यंत्रवत यानी कि मैकेनाइज्ड, आपके अंदर वो ना एकदम रोट हो जाएगा, रटा जाएगा, याद हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएंगे आप उसमें। लैडेल के अनुसार आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वेच्छा से जानबूझकर किया जाता है, पर जो बार बार किए जाने के कारण स्वतः हो जाता है। मतलब समझे? विलियम जेम्स के अनुसार प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत है। पहले से किए जाने वाले कार्यों का बारंबार अभ्यास आदत कहलाता है। समझे? गैरेट की एक और परिभाषा है कि बराबर दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम आदत है। तो आदत की 4 परिभाषाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इनमें से आप किसी भी 2 परिभाषाओं को अपने उत्तर में दे सकते हैं। ठीक है, अब आदतों के प्रकार की बात कर लेते हैं। वैलेंटीन ने इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया है। पहला है यांत्रिक आदतें, शारीरिक गतियों से संबंधित आदतें, जैसे कोट के बटन लगाना, जूते के फीते बांधना आदि। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, इनका संबंध शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति से है, जैसे सिगरेट, शराब पीना, यौन संबंध स्थापित करना। ऐसी आदतें जो आपके शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति करती हैं। तीसरा, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, ये व्यक्ति के संवेगात्मक असंतुलन को व्यक्त करती हैं। मतलब उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं है, जैसे नाखून या कलम चबाना।
चौथा है भाषा संबंधी आदतें। जिस प्रकार दूसरे बोलते हैं उसी प्रकार बोलकर हम इन आदतों का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि शिक्षक गलत उच्चारण करते हैं तो बच्चे भी वैसी ही आदतों का पालन करने लगते हैं। तो आप जब पढ़ाएं तो लिखें या बोलें जो भी ना, उसे सही सही समझ के लिखें, सही बोलें। विचार संबंधी आदतें, इनका संबंध आंशिक रूप से व्यक्ति के ज्ञान और आंशिक रूप से उनकी रुचियों एवं इच्छाओं से होता है। जैसे समय तत्परता, आप हमेशा टाइम के पंक्चुअल हैं तो पंक्चुअलिटी आपके अंदर एक विचार है। तर्क या कारण, आप हर चीज में कारण खोजते हैं। भावना संबंधी आदतें, यदि लगातार किसी के प्रति हम एक ही भावना का अभ्यास करने लगते हैं तो वह हमारी आदत में शामिल हो जाती है, आदत बन जाती है। जैसे किसी के प्रति प्रेम, यदि सबके प्रति प्रेम है तो वह सदाचार हो गया, सद्भाव हो गया। कृपा, दया, लोभ, घृणा, गुस्सा, ये सारी आदतें। और अंतिम आदत में है नैतिक आदतें। ये आदतें हमारे जीवन को सार्थक बनाने में मददगार होती हैं, जैसे सत्य बोलना, पवित्र जीवन व्यतीत करना आदि। तो ये हमने देखा आदतों के प्रकार। अब हम चर्चा करते हैं कि हम बालकों में, बालिकाओं में, बच्चों में आदत का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, एक शिक्षक शिक्षिका होने के बाद ही आपका सर्वप्रमुख कर्तव्य होता है कि विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना। इसके लिए कुछ उपाय किए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला, संकल्प, रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं। जानते हैं ना, हर साल की शुरुआत करते समय 1 जनवरी को आप रिजोल्यूशन लेते हैं। रात के समय सोते समय संकल्प लेते हैं कि सुबह उठेंगे 4 बजे पढ़ेंगे, लेकिन सुबह उठते हैं 4 बजे अलार्म बजता है तो थोड़ा देर और। ये संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए कि हम जिस कार्य को करने की आदत डालना चाहते हैं उसके बारे में हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जेम्स का परामर्श है कि हमें नए कार्य को अधिक से अधिक संभव दृढ़ता और निश्चय से प्रारंभ करना चाहिए। चलिए आगे, क्रियाशीलता। आदत के निर्माण के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है। ये नहीं कि केवल संकल्प प्रतिज्ञा कर लिए, किए तो कुछ नहीं। संकल्प को कार्य रूप में परिणत करना भी आवश्यक है। जेम्स का कथन है कि जो संकल्प आप करें उसे पहले अवसर पर ही पूर्ण कीजिए। तीसरा है निरंतर अभ्यास। यदि हम क्रिया करना शुरू कर दिए हैं, उसको प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिए, तब उसे रेगुलर बनाना होगा, कंटिन्यू करना होगा। हमें कार्य का निरंतर और नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। एक कहावत है ना, सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। सदैव इस मूल मंत्र को याद रखना चाहिए। चौथा है अच्छे उदाहरण। एक शिक्षक या शिक्षिका को अच्छी आदतों के संबंध में अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के बजाय बालकों के समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें। देखिए, कहा जाता है आप बच्चों को उपदेश मत दीजिए बल्कि एक मिसाल दीजिए। मतलब आप खुद वैसा बनिए जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। पुरस्कार, अच्छी आदतों का निर्माण करने में पुरस्कार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः बालकों को अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। भाटिया जी के अनुसार बालकों को अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज के टॉपिक में देखा आदत का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और आदतों के निर्माण के लिए किए जाने वाले उपाय। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप